कई मन्नतों और मुरादों के बाद आज मेरी शादी होने वाली थी। मेरी उम्र 36 साल के ऊपर हो गई थी। जो भी रिश्ते वाले मुझे देखने आते थे, वो मेरा गहरा सांवला रंग देखकर चले जाते थे। शादी के बाद मेरी भाभी मेरे कमरे में आई और मुस्कुराकर कहने लगी, पार्लर वाली के हाथ में तो जादू है, कैसा रूप रंग निखार दिया है तुम्हारा। बस कोशिश करना कि तुम्हें पसीना ना आए, नहीं तो ये चमक-धमक सारी पसीने से खुल जाएगी और तुम्हारा रंग देखकर तुम्हारे पतिदेव डर जाएंगे। मैंने उनकी बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, इसलिए विदा होकर पति के साथ चली गई। मैं शादी की रात दुल्हन के रूप में बैठी थी कि अचानक लाइट चली गई और मुझे अचानक से भाभी की बात याद आ गई कि किसी भी हाल में पसीना ना आने देना, नहीं तो मेकअप धुल जाएगा और तुम्हारा पति काला चेहरा देखकर डर जाएगा। मैं तुरंत बाथरूम में घुस गई ताकि लाइट आने के तुरंत बाद मेकअप ठीक करके ही बाहर निकलूं। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और जैसे ही मैं बाहर आई तो पति को देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो ये बात कुछ दिनों पहले की है जब मेरे लिए आने वाला हर रिश्ता मेरे सांवले रंग की वजह से जुड़ने से पहले टूट जाता था। सब बहनों में मेरा रंग सबसे सांवला था। मेरे चेहरे की बनावट बहुत सुंदर और शरीर सुडौल था। बस एक रंग से ही मार खाती थी। हमारे समाज में इस सांवले रंग में मुझे जैसी लड़कियों के हर गुण, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा भी छुप जाती है। सामने वाले को ना हमारी शालीनता दिखाई देती है, ना ही हमारी सुंदरता। बस दिखाई देता है तो सिर्फ हमारा रंग। मेरे लिए आने वाले रिश्ते मेरे सामने ही मेरे माता पिता को कहने लगते, ये लड़की तो बहुत ही काली है। हाँ, अगर छोटी बेटी की शादी करनी है तो बता दीजिए। शुरू शुरू में तो मेरी माँ ऐसे लोगों को भला बुरा कहने लगती, कैसे दूसरों की बच्चियों में कमियां निकाल के चले जाते हैं। जरा सी भी शर्म नहीं आती कि लड़की पर क्या गुजरती होगी, या फिर उसके माता पिता यह सब कैसे सुनते और सहते होंगे। मेरी छोटी बहनें भी शादी की उम्र की ही हो गई थी, इसलिए मेरी माँ अब उनके रिश्तों के बारे में सोचने लगी। जो मेरी बहनों को पसंद करके जाते थे, मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई और मेरे बड़े भाई की भी शादी हो गई। बस एक मैं ही रह गई थी। मैं जब भी खुद को आईने में देखती तो देखती कि अगर मैं सांवले रंग को हटा दूँ तो मुझसे और कोई बुराई नहीं दिखती। लोगों को मेरे चेहरे में सिर्फ काला ही रंग क्यों दिखाई देता है? पहले-पहले तो मैंने रंग गोरा करने की कई क्रीम भी लगाई, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने पैसे इकट्ठे किए और एक अच्छे महंगे पार्लर में वाइटनिंग फेशियल भी कराया, लेकिन मुझ पर तकरीबन नाकाम ही हो गई थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी तो आने वाले रिश्ते भी कम हो गए। पहले लोग मुझ में एक ही कमी देखते थे और वो था मेरा सांवला रंग, लेकिन अब मेरी कमियों में बढ़ावा होने लगा था। मेरी दूसरी कमी मेरी बढ़ती उम्र थी, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि अगर मेरा रिश्ता सही वक्त पर हो जाता और लोग मेरे रंग की बजाय मेरी खूबियों को देख लेते तो मेरी शादी भी हो चुकी होती। मेरे लिए अब तक तलाकशुदा के रिश्ते आने लगे थे, या फिर उन सज्जनों के जिनकी पत्नी का देहांत हो गया होता, उनके एक या दो बच्चे होते। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, मैं उन्हें भी पसंद ना आ सकी। इसलिए अब तो मुझे खुद से नफरत सी होने लगी थी। मैं खुद को आईने में देखती तो दिल चाहता कि अपना चेहरा नोच लूं, जो आज तक किसी को पसंद ही नहीं आ सका। मैं अब बहुत उदास और गुमसुम सी रहने लगी थी। मेरे स्वभाव में चिड़चिड़ापन होने लगा था। मैं बहुत नकारात्मक सोचने लगी थी। दूसरी ओर मेरी माँ मेरा रिश्ता ना होने की वजह से बहुत बीमार रहने लगी थी। उनकी भगवान की पूजा भी बढ़ने लगी थी। वो मुझसे कहती, सुधा, ये 21 दिन का पूजा पाठ है, इसमें एक दिन का भी अंतर मत करना। मैंने सुना है जिसने ये पूजा पाठ किया है,
21 दिन में उसका रिश्ता तय हो गया है। मैंने चुपचाप पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, लेकिन 21 से 22 दिन बीत गए और उसके बाद कई दिन और महीने बीत गए, लेकिन मेरी किस्मत का सितारा भी शायद मेरा रंग देखकर फीका पड़ गया था। मैं किस तरह की पीड़ा से पीड़ित थी, वो केवल मैं ही जानती थी या फिर मेरे भगवान ही जानते थे। पूजा पाठ करके भी मैं तंग आ गई थी। भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन शायद मेरी परीक्षा अभी बाकी थी। फिर एक दिन मुझे मेरे कॉलेज की सहेली मिलने आई, जिसका रंग मेरे जैसा ही था, बल्कि वो तो मुझसे दिखने में भी ठीक ठाक थी। वो अपनी शादी का कार्ड देने आई। मैं गुमसुम हो गई कि मेरी एक यही दोस्त बची थी जो मेरी तरह कुंवारी थी, और बाकी सब तो पिया के घर पधार चुकी थी। अब मैं अकेली रह गई थी। लेकिन मैं आश्चर्यचकित तब हुई जब मुझे मोबाइल पर उसके होने वाले पति की फ़ोटो देखी। तो वो तो बहुत अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान था। मुझे जलन होने लगी। इस रंग रूप पर भी क्या किस्मत चमकी थी। वो मुझे कहने लगी, सुधा, मेरी राहुल से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और फिर हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई, और ऐसा प्यार हुआ कि वो रिश्ता लेकर मेरे घर पहुंच गया। मैंने हैरानी से अपनी सहेली की तरफ देखा और फिर पूछा, तुमने राहुल भाई को अपनी तस्वीर दिखाई थी? वो कहने लगी, हाँ। मुझे तो यह बात भी हजम नहीं हुई थी। मैंने सोचा, फिर तो प्यार सच में अंधा ही होता है, जो उसकी तस्वीर देखने के बाद भी वो लड़का हाँ कर दी। काश कोई ऐसा मुझे भी मिल जाए। मुझे समझ में आने लगा कि शादी करने का यही एक तरीका हो सकता है। अब अगर मुझसे भी किसी को मोहब्बत हो जाए और वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आ जाए, तो मेरा भी घर बच जाए। मैंने अपने मोबाइल में फेसबुक पर कई खूबसूरत और हैंडसम लड़कों की तस्वीरें देखने के बाद उनमें से जो भी मुझे अच्छा लगा, मैं उसे मैसेज करने लगी। पहले पहले उसकी तस्वीरों को लाइक करने लगी, और मैंने उसमें तारीफ भरे कमेंट भी करने लगी, और फिर मैंने खुद ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी थी। तुरंत एक्सेप्ट कर ली। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने अपने फेसबुक पर एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री की तस्वीर लगाई थी। उसमें एक लड़के से मेरी दोस्ती हो गई। वो भी मेरे शहर का ही था। 1 महीने तक हम आपस में बात करते रहे। उस लड़के का नाम रोनित था। 1 महीने के बाद हम एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी कर बैठे। पहली बार रोनित ने मुझसे मेरी तस्वीर मांगी, तो मैंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत सीधी सादी लड़की हूँ। अगर मेरी तस्वीर कहीं वायरल हो गई तो ये बहुत बुरी बात हो जाएगी। रोनित ने कहा कि वो मुझे पसंद करने लगा है और वो मेरे बारे में गंभीरता से सोचने लगा है, इसलिए मुझे देखना चाहता है। मुझे अपनी सहेली की बात याद आ गई। मैंने सोचा कि मैं देखने में तो बहुत खूबसूरत हूँ, फिल्टर लगाकर गोरी फोटो भेज भेज देती हूँ। मैंने ऐसे ही किया। जैसे ही उसने मेरी फ़ोटो देखी तो वो मुझसे कहने लगा, सुधा, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसके इन शब्दों ने मेरे अंदर की कमी को मिटा दिया था। कई सालों में मैं अपने रंग के ऊपर सिर्फ ताने ही सुनती आ रही थी। पहली बार किसी ने मेरी तारीफ की थी। वो कहने लगा कि तुम्हारा चेहरा तो किसी किताबी चेहरे जैसा है। इन शब्दों ने मुझे शर्माने पर मजबूर कर दिया था। पहली बार किसी ने मेरे रंग के अलावा मेरे चेहरे में कुछ अच्छा देखने की कोशिश की थी। फिर यह सिलसिला शुरू हुआ। वो अक्सर मेरी तारीफ करता रहता। फिर तभी मुझे उससे पता चला कि वो एक बिजनेसमैन है। मैंने भी उसे अपनी पढ़ाई के बारे में बताया था, और साथ ही मैंने बताया कि मैं खाना बनाने में भी माहिर हूँ। हमारे विचार बहुत मिलते जुलते थे। कई महीने हो गए थे। रोनित ने मेरा रिश्ता भेजने के लिए जिद करने लगा, और अब मैं सोच रही थी कि घर पर किससे बात करूँ। पहला ख्याल मेरी भाभी का ही आया। मैंने उन्हें अपना रहस्य बता दिया ताकि जब रिश्ता आए तो भाभी संभाल ले। फिर ऐसा ही हुआ।
था मेरे रिश्ते के लिए। जिस दिन रोनित के घर वालों को आना था, मैं अच्छी तरह से तैयार हो गई थी। भाभी ने मेरे माँ बाप को यही कहा था कि रोनित का रिश्ता उनके किसी जानने वाले की तरफ से आया है। वो लोग मुझे देखकर बहुत खुश हो गए थे और शादी के लिए हाँ कह भी गए थे। माँ भी खुश हो गई थी कि यह मेरा पहला रिश्ता था जो मुझे पसंद करके गए थे। जब माँ रोनित को देखकर आई तो कुछ चुपचाप सी थी। मैंने भाभी से पूछा, उन्हें रोनित कैसा लगा? कहने लगी, देखने में तो हैंडसम है। अब तुमने मोहब्बत की है तो कुछ सोच समझकर ही की होगी। तुम फिक्र मत करो और मिठाई खाओ। 1 महीने बाद मेरी शादी भी हो गई। रोनित बेड पर ही बैठा हुआ था। वो देखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने फोटो में देखा था। मैं शर्माते हुए बेड पर आई और आकर बैठ गई। फिर हम दोनों के बीच कुछ सेकंड खामोशी से गुजरे। उसने कहा, तुम अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे अंगूठी पहना दी। मुझे डर था कि कहीं मेरा मेकअप धुलने के बाद रोनित की मोहब्बत ख़त्म ना हो जाए। उसने कहा कि इस भारी भरकम ड्रेस में तुम परेशान हो रही होगी, चेंज कर लो। मैं ये सोच रही थी कि उसे कैसे बताऊं कि मेरा रंग सांवला है। हालांकि मैं इस दिन के बाद के लिए कई दिन से मानसिक रूप से खुद को तैयार कर रही थी कि रोनित को सच सच बताऊं, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी मुझसे नहीं बताया गया। मैंने मुंह धोकर ही उसके सामने आ जाती हूँ। मैं उठी, वॉशरूम में चली गई। मुझे हैरानी तब हुई जब मैं उसके सामने सादा लिबास और मुंह धोकर बैठी थी। तभी ना उसने इस बात का आश्चर्य हुआ, ना ही उसके चेहरे पर कोई नाराज़गी थी। हालांकि वो गोरा था, लेकिन मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं अब भी दुल्हन बनी उन सभी गहनों के साथ उसके सामने बैठी हूँ। इतने में कमरे में के दरवाजे पर दस्तक हुई और वो दस्तक मेरी ज़िंदगी में अंधेरा लेकर आ गई। रोनित ने जब खड़े होने के लिए पैर को साइड पर रखा और स्टैंड को अपने करीब किया, उसके सहारे से वह खड़ा हुआ। यह देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो एक पैर से अपाहिज था। वो लोहे की स्टिक के सहारे कमरे का दरवाज़ा खोलने जा रहा था और मुझे लगा इस कमरे में सजी हुई छत मेरे ऊपर गिर जाएगी। इतना बड़ा झूठ! मेरा तो दिल बुझकर रह गया था। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आने लगा था। उसके घुटनों के नीचे पैर बिल्कुल गायब था। ये देखते ही मेरा दिल तूफान से उठने लगा। आंखों से आंसू टपकने शुरू हो गए थे। दिल चाहता था कि उसके सामने जोर जोर से रोऊं। ऐसे पति से तो अच्छा था कि मैं शादी ही ना करती, अपना पूरा जीवन मायके में ही बिता देती। कमरे के बाहर मेरी ननद थी। उसके हाथ में दूध का गिलास था और वो उसे साइड टेबल पर रख कर चली गई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही मेरा दिल भी थम सा गया था, जैसे दिल को किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। अब मुझे अपनी माँ की चुप्पी का कारण समझ आ गया था कि भाभी का क्या था। वो तो चाहती ही थी कि भाई के सिर से बोझ उतरे और वो अकेली घर पर राज करती रहे। मेरी माँ तो मेरे लिए पहले से ही चिंतित थी और बीमार भी थी। मेरे चाहने पर भी आंसू थम नहीं रहे थे। मैं सिसकियों से रो रही थी। वह कहने लगा, तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी भाभी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैंने तो उन्हें सब कुछ बता दिया था। शायद मेरे रोने की वजह से वो जान गए थे। मैंने उनकी ओर शिकायत भरी नज़रों से देखा और बोली, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? मेरी बात पर वो बोलने लगे कि हमारा रिश्ता बातें जाहिर करने का नहीं था। देखने से पहले ही हमने एक दूसरे को पसंद किया था। एक दूसरे के बारे में बात तो बाद में हुई थी। हम पहले ही अपने प्यार का इजहार कर चुके थे। तुम्हें मेरी आदत और मिजाज पसंद था और मुझे तुम्हारा। अब मैं क्या कहती? मैंने तो खुद ही उसे पसंद किया था।
पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे ही रोनित ने मेरा हाथ थामा, मैंने झटके से उसका हाथ पीछे किया और उठकर सामने सोफे पर बैठ गई। कुछ देर के लिए वो मेरी तरफ हैरानी से देखते रहे और फिर खामोशी से बिस्तर पर लेट गई। मेरी शादी को 1 वीक ही हुआ था, लेकिन मैं रोनित से ठीक से बात नहीं करती थी। मेरे साथ धोखा किया गया था, लेकिन मेरी सास मेरी विनम्रता से बहुत खुश हुई थी। मेरी ननद जब घर आती तो मेरे हाथ का बना खाना खाकर मेरी तारीफ करती नहीं थमती। जब मैं उन्हें अपने पति के साथ आते जाते देखती तो मेरा दिल अंदर ही अंदर जलता रहता कि मेरा पति इस काम के लिए भी सक्षम नहीं था कि मैं उसे कहीं बाहर घुमाने ले जा सकूं। पहले पहले तो मेरे पति मुझसे मेरे व्यवहार के बारे में पूछते रहे, लेकिन जब मैं उनको कोई जवाब नहीं दिया तो वो चुप हो गए, बस अपने लैपटॉप पर काम करते रहे और मैं दूसरों के पतियों को चलते फिरते देखकर मन ही मन में जलती रहती। रोनित को हमेशा बिस्तर या सोफे पर बैठते उठते समय मुश्किल महसूस होती थी, लेकिन मैंने कभी उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाने या बैठाने में मदद नहीं की थी। मैं बस तिरस्कार से मुंह घुमा लेती थी कि मेरे वो गुण जो आज तक किसी रिश्ते देखने वाली को नज़र नहीं आए थे, लेकिन मेरी सास और ननद मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे। वापस लौटने पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जब रहना ही यहीं था तो दिल तो लगाना ही था। रोनित जब भी मुझसे अपनी ज़रूरत की चीज़ मांगते तो मैं उन्हें गुस्से में जवाब देती थी। अपने अंदर की घुटन और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वो मेरी हर करवाहट को चुपचाप सह रहे थे। कभी कभी तो मैं यहाँ तक बोल देती थी कि मैं तो आपके साथ कहीं बाहर नहीं जा सकती, लोग कैसी कैसी नज़रों से देखेंगे मुझे। रोनित अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, बाकी 2 बहनें थीं। एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि वे काम से बाहर जा रहे हैं, अगर मैं मायके जाना चाहती हूँ तो वो मुझे छोड़ देंगे। यह बात सुनकर मैं उपहास भरे अंदाज से हंसने लगी कि आप इस काबिल हैं कि मुझे कहीं भी ले जा सकें। यह सुनकर उनका चेहरा उदास सा हो गया था। कहने लगे कि उन्हें गाड़ी चलानी आती है। फिर मैंने सोचा कि निश्चित रूप से एक कार ऑटोमेटिक होगी। वे एक पैर से बड़ी सफाई से गाड़ी को नियंत्रित करके चला रहे थे। अपनी आसानी के लिए एक स्टिक भी रख रखी थी। आगे चल के एक सिग्नल पर उन्होंने गाड़ी रोक दी तो आसपास में रुकी हुई गाड़ियों में बैठी लड़कियां हम दोनों को हैरानी से देखने लगी और फिर हंसने लगी। एक कहने लगी, कितना खूबसूरत नौजवान है, और बीवी देखो बिल्कुल काली, मुझे तो दया आ रही है बेचारे पर। उसकी बात हम दोनों ने भी सुन ली थी। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा था कि पता चले कि इस बहुत खूबसूरत वाले का एक पैर ही नहीं है तो फिर मैं देखूं किस पर तरस आएगा। उसने मेरे जख्म को फिर से नया ताज़ा कर दिया था। मेरा चेहरा देख के रोनित समझ गए कि मुझे उस लड़की की बात बुरी लगी है, इसलिए कहने लगे कि तुम लोगों की परवाह मत किया करो। अगर ये मेरी नज़रों से देखेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि तुम कितनी हसीन हो। मुझे उस लड़की की बात इतनी बुरी नहीं लगी थी जितनी रोनित के मुंह से मेरी तारीफ। मैंने गुस्से में कहा, ऐसी बातें मुझसे मत किया करो। ऐसी ही बातों के जाल में फंसाकर मैं पछता रही हूँ। आसान नहीं होता कि एक अपाहिज के साथ ज़िंदगी गुजारना, मैंने गुस्से वाली आवाज़ में कहा और अपने घर के सामने उतरने लगी तो रोनित ने कहा, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो जो चाहो तुम फैसला ले सकती हो। तुम हर फैसले के लिए आज़ाद हो। मैंने उपवास भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दे दिया। मेरे पास वापसी का रास्ता अगर इतना आसान होता तो मैं आपकी हकीकत जानकर ही वापस लौट गई होती। यह कहकर मैं गाड़ी से नीचे उतर गई और बड़े ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और घर आ गई। अगले
दिन मुझसे मिलने मेरी वो सहेली आई। उसके चेहरे की रौनक मानो कहीं गायब हो गई थी। मैंने उससे कारण पूछा तो कहने लगी, मेरा पति मुझे मेरे रंग के ताने मारता रहता है कि तुमने मुझे धोखा देकर शादी की है और अब मुझे मायके भेज दिया है और बोलता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। सहेली की इस बात पर मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो वहाँ से चली गई। अगले दिन मैं वापस ससुराल आ गई। मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरी सास और ननद मेरे बारे में ही बात कर रही थी कि कह रही, तुम्हें ऐसी कौन सी कमी थी रोनी, जो इस काली महारानी को सिर पर चढ़ा रखा है, और कितनी खूबसूरत लड़कियां थी जो तुमसे शादी करने को तैयार थी। तुम तो अच्छा खासा कमाती हो, क्या वो जरा भी तुम्हारे पास बैठी अच्छी लगती है? अपनी ननद के मुंह से ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मेरे सामने तो ये मेरी तारीफें करती हैं और पीछे ये सोच रही हैं। रोनित ने तुरंत कह दिया, सुधा मेरी पत्नी है वो, मैं उसके साथ खुश हूँ, तो किसी का कोई हक नहीं है कुछ कहने का। और मेरे सामने आप बिना संकोच बोले जा रहे हो, लेकिन अगर आपने सुधा के सामने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोनित अब भी मेरा ही पक्ष ले रहे थे। मैं सीधे अपने कमरे में चली गई और मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अगर मुझे इस बात में सम्मान मिल रहा था तो वो रोनित की वजह से ही था। वही थे जो मेरी ढाल बने हुए थे। जब रोनित कमरे में आए तो मुझे देखकर हैरान हो गए। कहने लगे, तुम कब आई? मैंने कहा, सही वक्त पर पहुंच गई थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और मैं फूट फूट कर रोने लगी और अपने बर्ताव की माफ़ी मांगने लगी। वो मुझे चुप कराने लगे। मैं समझ गई थी कि देखने वाली कमी महत्व नहीं रखती, इंसान का स्वभाव और गुण मायने रखते हैं। रोनित ने मुझसे मोहब्बत की थी, इसलिए मेरे अंदर कोई भी कमी उन्हें कभी दिखाई नहीं दी और मैंने उनका चेहरा देखकर उनसे मोहब्बत की थी। इसलिए उनकी बाहरी कमी को देखकर मेरा दिल सहम सा गया था। लेकिन वक्त रहते मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब मैंने अपने आदर्श पति को सच्चे दिल से अपना लिया था। अब हम खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी आने वाली नई कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।